इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्ट टाइम का मतलब है दूसरी किस्त में भी 1000 लोग रखे जाएंगे। नादरा में जिन्होंने साइनोवार एक वैक्सीन लगाई है जो कि इस्लामी मुल्कों में नहीं चल रही, 7 दिन के अंदर हम नया सर्टिफिकेट इसी हफ्ते में बना लेंगे, जिसमें कि उसकी भी गुंजाइश होगी कि जो नई वैक्सीन कोई लगाएंगे उसका भी उसमें इतलाक़ हो जाए। और आज हमारी हफ्तावार जो मीटिंग हो रही है उसमें सेक्टर E11 में बारिश से जो नाले को 40 फुट से 18 फुट पर किया गया, उसका भी फ़ैसला किया गया कि उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो लोग इसके मुर्तकिब हुए हैं। चीनी सफ़ीर से मेरी एक तफसीली मुलाकात हुई है, 2 हुई हैं इस हफ़्ते के अंदर, और मुझे ज़ाहुकू चाइनीज़ वहाँ सिक्योरिटी मिनिस्टर कहते हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर होता है, ज़ो काउज़ू ने फ़ोन भी किए हैं। हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। CPEC में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा और CPEC के लिए सारी कौम जो है वो यक ज़बान है। जिस तरह सारी कौम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, इसी तरह वो पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो CPEC के साथ खड़ी है, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है। और जो लोग इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं वो मुंह के बल गिरेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 दासू डैम का आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा साहब। इन्वेस्टिगेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है और हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वज़ीर ख़ारजा करें। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मसला भी जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस ने उनसे, जो अफ़गान वफ़द आया था वो 8 तारीख को वापस चला गया, और अफ़गान वफ़द जो गया है हमने पूरी फुटेज और पूरा जो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड था हमने उनके हवाले किया थ्रू फ़ॉरेन ऑफिस। ये दोनों सवाल आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो बेहतर आपको जवाब देंगे। और हमने भी उनसे मुतालबा किया कि हिकमत को और एम्बेसडर साहब की बच्ची को और वो जर्मन फ़ोन जो हमें फ्रेंसिक के लिए चाहिए वो भी हमसे वो भी रब्ता करवाया जाए। जी, देखें, नवाज़ शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क़यामत नहीं आ जाती। हम कलाशनकोव जैसे मामूली केसों में और आवारा केसों में और झूठे केसों में 7-7 साल कैद हुए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम मुल्क, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें, वो अब समझते हैं कि बेहतरी के हालात हैं। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब ने ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी और वो वक़्त भी गुजर गया। उनका केस ये भी ख़त्म हो गया ECL पर बारजन। जी सर। अभी मैंने कहा, आप हमेशा, मेरा भाई ऐसे सवाल करता है जिसका बड़े हसास होते हैं। दोनों सवाल मैंने आपको बताया, दासू पे भी
और अफ़गानिस्तान पे भी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा आपको बताएगी। बाकी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशत गर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। मीडिया में भी उन्होंने हमें जो है निशाना बनाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे इससे। लास्ट 3 क्वेश्चन। देखें, बाग बॉर्डर फेंसिंग तकरीबन 90-96% या 92-94% मुकम्मल है। उन्होंने चमन बॉर्डर बंद किया है, जिससे कि आमदो-रफ्त में जो ट्रांसपोर्ट है, ये फसलों का वक्त है और फ्रूट का वक्त है, वो उनके जो शैडो गवर्नर हैं उन्होंने उस तरफ से गेट बंद किया है। इस तरफ से पहले ही बंद है, लेकिन चमन के बॉर्डर की वजह से बहुत सारा नकलो हमल का जो काम है वो भी रुका पड़ा। लास्ट 2 क्वेश्चन। मिनिस्ट्री को असला लाइसेंस के इजरा की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके चंद ज़वाबित भी हैं, वो भी लोग पढ़ लें। और एक वो दौर ख़त्म हो गया जब 1-1 लाख जो है इन्होंने लाइसेंस इशू किए। सो अब जो कैबिनेट ने हमें इजाज़त दी है कि मिनिस्टर प्रोहिबिटेड बोर कर सकता है और सेक्रेटरी जो है नॉन प्रोहिबिटेड बोर कर दे सकता है, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। लोग इसको समझने की कोशिश करें। वो टैक्स पेयर हो और जितनी है, अगर ज़रूरी हुआ तो वो हम प्रिंट करके भी अपनी ईमेल पे इंटीरियर। जी बेटे, टाइम पूरा। देखिए, बाज़ लोग जो है वो चौकियों से इन 280-300 लोगों से हमारी स्क्वाड 130 हमारे मोबाइल मोटर बाइक और 8-6 जो हैं कारें हैं, 14 और इजाफ़ा कर रहे हैं। आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। ये कहना इन केसेस में इजाफ़ा हुआ है और उसकी वजह कई वजूहात हैं, और मैंने आज इस्लामाबाद के IG साहब को कहा कि इस पर नज़र करें कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका चौकियों से कोई तल्लक नहीं। लोगों से लूट मार करने वाला जो ख़त्म हुई है, नाके, चौकियाँ नहीं नाके, और उससे ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। आज 190 कैमरे मैंने आमिर साहब को ये कहा है, CDA चेयरमैन को, कि फिल फॉर उसकी पेमेंट के जो है, और 1112 भी इस्लामाबाद में शुरू करने लगे हैं। सैलाब आया पहली दफ़ा तो यहाँ 1112 ही नहीं थी। कल कोई हादसा हो जाए तो यहाँ रेस्क्यू एमरजेंसी का भी कोई 70 साल में जो थे वो भी थक के पता नहीं कहाँ खड़ी होंगी। सो 20 गाड़ियाँ 1112 अनकरीब जो है वो इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, और पुलिस को भी मोस्ट मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। और CDA चेयरमैन से मैंने कहा है, आमिर साहब से, कि वो फिल फॉर 190 कैमरे और इस्लामाबाद में लगाए जाए। वो क्राइम रेट बढ़ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अब इसको कम होना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा मुस्तैदी से। लोग बड़े कम हैं, पुलिस की नफरी बड़ी कम है। एक मदरसे में 12-12, 1400 तालबात हैं, और पुलिस की कुल नफरी 230 है। लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। सो इस नफरी को बढ़ाने जा रहे हैं और हाई टेक पे लेके जा रहे हैं। जी आपका लास्ट टाइम हो गया जी। देखें, पीपल्स पार्टी का तर्ज़ सियासत बेहतर है, या ये तो मेरा काम तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान का तर्ज़ सियासत बेहतर है, जिसके साथ हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। और जो इमरान खान के साथ सियासी लड़ाई लड़ेगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला करूँगा। रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। आज वज़ीर ख़ारजा तफसीलात से मुतालिक आगाह करेंगे। CPAC के हवाले से उन्होंने कहा कि CPAC में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे NDS, रॉ और इसराइल है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असेंबली आने पर सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया। फिरदौस आशिक आवान को असेंबली इमारत के अंदर नहीं जाने दिया गया। फिरदौस आशिक आवान एहसन सलीम बरियार की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि असेंबली लिस्ट में उनका नाम मौजूद है, मगर उसे काट दिया गया। किसने उनका नाम लिस्ट से काटा, उन्हें मालूम नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने जुमे के रोज़ वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। फिरदौस आशिक आवान का नाम ऐसे तो नहीं घुस सकता। हाँ ठीक है, तो साहब ना काट कैसे जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। उस्मा कारदार आपके साथ मौजूद है, ये आपको अंदर ले जा सकती हैं। नहीं जी, मैं अपने जोरे बाजू पे जाती होती हूँ। मैं कभी इधर उधर से मांगे तांगे। गुजरांवाला में मुसाफिर वैन में आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। हादसे में जाम बहक होने वाले 10 में से 6 अफराद की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैन में 2 सिलेंडर लगे हुए थे। ये भी बताया गया है कि एक सिलेंडर की नोजल खुलने से गैस लीकेज हुई और वैन में आग लग गई। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन ने सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। गुजरांवाला वैन हादसे की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि जब गाड़ी को आग लगी तो मुतासरा गाड़ी के आगे और पीछे मौजूद अफराद ने गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी कर दी। सड़क पर रुकने से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और रेस्क्यू अमले को गाड़ी तक पहुंचने में ताख़ीर हुई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना आंसर। आज गुजरांवाला में मुसाफिर वैन में लगने वाली आग के वाक़या की तहकीकात जारी हैं। गुजरांवाला पुलिस, मोटरवे पुलिस, सिविल डिफेंस और फ्रांसिक लैब का अमला मिलकर इसकी तहकीकात कर रहा है। तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आई हैं वो यही हैं कि इस गाड़ी में 2 गैस सिलेंडर मौजूद थे। एक गैस सिलेंडर की नोजल खुलने से गैस फैली और आग ने गाड़ी को लपेट में ले लिया। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े का एक पहलू तहकीकात में ये भी सामने आया है कि जब गाड़ी को आग ने अपनी लपेट में लिया तो यहाँ सड़क पर आगे और पीछे जितनी भी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल थे तो शहरियों ने आग देखकर अपनी गाड़ियाँ वहीं सड़क पर छोड़ दी। कुछ लोग गाड़ियाँ छोड़कर गाड़ियों से उतरकर दूर चले गए और कुछ लोग वहाँ करीब खड़े होकर मोबाइल से वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहे। और इसी दौरान जब रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुँची रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए तो सड़क पर जिस तरफ से शहर की तरफ से उन्होंने जब गाड़ियाँ आई तो दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किल पेश आई गाड़ी तक पहुंचने में। और ये 10 से 15 मिनट का दौरानिया था जो रेस्क्यू एहलकारों को ताख़ीर हुई सिर्फ शहरियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से, जिन्होंने हादसे के बाद खौफ की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी थी, गाड़ियां छोड़ दी थी। तो ये भी इस वाक़े का अफसोसनाक पहलू है। ओकरा ने भी सानहा गुजरांवाला पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक वैन में गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल किया गया। वैन में सिलेंडर लगाते वक्त एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज की गई। सिलेंडर लगाते वक्त हिफाजती इक़दामात बरूए कार नहीं लाए गए। कमर्शियल गाड़ियों और पर LPG और CNG के इस्तेमाल पर पाबंदी है। कमर्शियल गाड़ियों में LPG और CNG के इस्तेमाल पर पाबंदी को मलहूज़ नहीं रखा गया। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कमर्शियल गाड़ियों को सर्टिफिकेट देने का अमल शफाफ बनाया जाए। इस वक्त लाहौर में फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको शाबाश दी कि बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। इस्तेहकाक बिल इससे बहुत पहले हो चुका हुआ था, री इमेंड हो चुका हुआ था, आपको शाबाश मिली। उसके बाद फौरी तौर पर आपको 3 दिन बाद आपसे रिज़ाइन मांगा गया या आपसे रिज़ाइन लिया गया और आज जो कुछ हुआ तो ये तो इस्तेहकाक बिल तो बहुत पुरानी खबर है। उसके बाद आपकी एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी जिसमें PM ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था। देखिए हाजिर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हम इत्तेहादी हैं, काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है। स्पीकर साहब जो हैं वो इस असेंबली के कस्टोडियन है। ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसको दाखिले की इजाज़त दें, किसको ना दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त मैं पहुँची तो हलफ भी ख़त्म हो चुका था और इजलास भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए जो भी हमारी कहीं घर की बातें हैं हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। और उन्होंने उसके बाद आसन ने उनके चैम्बर में उनसे मीटिंग भी की है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको लुक आफ्टर भी किया है और गाइड भी किया है। तो जो मेरी स्टेटमेंट होती है
वो कोई ज़ात की स्टेटमेंट नहीं होती, किसी फ़र्द की या शख्सियत की स्टेटमेंट नहीं होती, वो गवर्नमेंट का बयानिया होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी और उसी को आगे लेके चलना होता था। तो उसमें अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो इंशाल्लाह मैं उसको स्पीकर साहब के साथ मिल के हम उसको दूर कर लेंगे। कोई स्पीकर पंजाब असेंबली लगता है कि आपसे खासे नाराज हैं आपके बयान से, जो बात करते हैं स्पीकर साहब लगता है आपसे काफ़ी नाराज जो है वो हुए, इसीलिए क्योंकि आपका नाम तो लिस्ट में मौजूद था। काटा किसने? सबसे ज़्यादा इस इत्तेहाद को सपोर्ट करने और इस इत्तेहाद को प्रमोट करने और स्ट्रेंथन करने में सबसे मजबूत आवाज़ जो थी वो मेरी थी। और जब भी आपने मीडिया ने तेज़ो तंद सवालात किए, मैंने हमेशा अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उन तमाम सवालात का फ़राग दिली से एक मफामाना सोच के साथ जवाब दिया। आज भी हम ये समझते हैं कि हमें आपस में PML काफ हो या PTI हो, स्पीकर साहब हो या वज़ीर आला हो, हमने इकट्ठे चलना है, इकट्ठे हमने आगे बढ़ना है और कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमने उसको दूर करना है। बहुत शुक्रिया जी फारूक। अच्छा ये बताएं कि ये आज जो बड़ा नागपुर वाक़या हुआ है, हमें तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात ये है कि जो 4 दिन पहले तक आप जिस कैबिनेट की मेंबर थे, उस कैबिनेट में से भी कोई भी वज़ीर उनका दरवाजे तक नहीं आया। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? और वज़ीर मौजूद है अंदर? नहीं, पहली बात तो ये है कि ना किसी वज़ीर को पता था मैं आ रही हूँ और ना मैंने किसी को बताया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक हलफ बर्दारी थी, मैं एज ए गेस्ट आ रही थी और मैंने किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया था। बल्कि बाद में मुझे कॉल आई, उन्होंने भी कोई गैलरी में या अपने इंफॉर्मेशन उन तक आई, चीफ विप ने मुझे कॉल की, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कॉल की कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। देखिए यहाँ जब जिस मकसद के लिए मैं आ रही थी, मकसद तो हलफ था, वो तकरीब ख़त्म हो गई थी, सेशन एडजर्न हो गया था, तो गपशप तो हम बाहर में लगा सकते हैं। आप कह रही थी कि घर की बातें हैं हम घर के में करना चाहते हैं, आप इस घर से 2 दफ़ा निकाली गई हैं, वजह क्या बनी है? फेडरल में भी निकाली गई हैं, इसी घर की कैबिनेट से दूसरी दफ़ा निकाली गई हैं। दोनों दफ़ा मेरा रोल जो मेरी जमात ने मुझे असाइन किया, वफाक में मेरे कप्तान जो हैं वो इमरान खान हैं, उन्होंने मेरा रोल उधर पहले लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। फिर उन्होंने मेरा रोल पंजाब में लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। आगे वो मेरा रोल कहाँ लगाएंगे ये उनका इस्तेहकाक है, और जहाँ भी मेरी जमात मुनासिब समझेगी इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में उस रोल को हम दयानतदारी से, ईमानदारी से अदा करेंगे। और नून लीग को जो बगलें बजा रही है उसको ये सुन लेना चाहिए, वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीज़ें और स्टपनियाँ जो जिनकी बाछें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी और ना आपको हमें खुली ग्राउंड में वज़ीर आला हो या PTI हो उस पर इसी तरह हमलावर होने की इजाज़त देंगे। आखिरी जी आखिरी आप बताइएगा कि आज जो वाक़या पेश है डॉक्टर साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप कंडेम करते हैं इसको? नहीं, इस पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि वो किसी को इन्फॉर्म किए बगैर हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। डॉक्टर साहब अकेली नहीं, क्योंकि हम जब आए तो स्पीकर साहब सिर्फ हमारे ओथ का वेट कर रहे थे, मेरे ओथ का। मैं गया अंदर, ओथ की तकरीब हुई और उसके बाद सेशन एडजर्न हो गया और मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में मदऊ कर लिए। डॉक्टर साहबा के साथ हमारे तकरीबन 8 से 10 उस लिस्ट के अंदर मेहमान हैं जो वक्त की देरी की वजह से नहीं आ सके और उन्हें भी हमने पैगाम पहुंचा दिया कि आप, क्योंकि अब सेशन नहीं है। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें स्पीकर साहब ने कुछ ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पीकर साहब ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को ओथ सेरेमनी के बाद अपने ऊपर चैम्बर में बुलाया, रिफ़्रेशमेंट्स की, हमारे साथ बैठे और मुझे दुआएं दे के और प्यार दे के अपने चैम्बर से विदा किया कि भाई आप जाओ और आप अल्लाह ताला आपको इस मिशन में जो वो कामयाबी दी। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह कह रही हैं सारी सूरत हाल आपने बयान की, क्या वजह है? आप फेडरल मिनिस्टर रही हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रही हैं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अमूमी तौर पर एक्स पार्लियामेंटेरियंस आ जाते हैं,
उन्हें इज्जत और एहतराम से अंदर जाने दिया जाता है। कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं कि बरियार फैमिली का जो काफ लीग से ताल्लुक़ था और उनके बरखुरदार PTI में शामिल हुए और उसके बाद कोई ऐसी खालिद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दिल में हो जिसकी वजह से आपको इनफरादी तौर पर टारगेट किया गया क्योंकि लिस्ट में नाम मौजूद था। आप कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं है जिसको कोई गार्ड या कोई फर्द पहचानता ना हो। ये सारी सियासत के उतार चढ़ाव होते हैं और काफ लीग PTI में शामिल हो और जीते सीट तो चौधरी साहब को यकीनन उसमें खुशी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर कहीं ऐसी कोई जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बयानिया अगर एग्जिस्ट करता है तो वो बयानिया जो है वो छोटा बयानिया, बड़े लोग जो हैं वो बड़ी सोच रखते हैं और वो छोटी इस किस्म की हरकतों में नहीं उलझते। और मैं नहीं समझती कि स्पीकर साहब जो हैं उनके नोटिस में ये चीज़ होगी। हो सकता है उनके अलावा सिक्योरिटी के अंदर मौजूद किसी शख्स को या किसी फ़र्द को या असेंबली स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो। परवेज़ इलाही साहब की सोच बड़ी है, उनकी विजन बड़ी है और उनके पाकिस्तान और अवाम के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं और मैं नहीं समझती कि वो टारगेट करके किसी रहीम यार खान में मंदिर में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मजीद 38 मुल्ज़मान को बहावलपुर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। अब तक बहावलपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 90 मुल्ज़मान को पेश किया जा चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 7 अगस्त को 38 और 8 अगस्त को 14 मुल्ज़मान को पेश किया गया था। DI खान में दराबिन रोड पर कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की गई है जिससे 3 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि कस्टम एहलकार मामूल की चेकिंग पर थे। एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान ने फायरिंग की। जख्मी 1 कस्टम एहलकार DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।